हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे लिखा है सतीश चंद्र जी ने। आज इस बुक में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 का पार्ट 5। और पार्ट 5 में जो हमारा आज टॉपिक होने वाला है वो है हमारा नेवल कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज, अटैम्प्ट टू कैप्चर रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, पुर्तगीज वर्सेस बहादुर शाह। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहेगा, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे टर्क्स वर्सेस पुर्तगीज, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हु वॉन द इंडियन ओशियन बैटल। ओके तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इन बुक्स के PDF भी मिल जाएंगे। साथ में मैं जो भी वीडियोज़ कराती हूँ उसका जो लिंक है वो आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हमारे आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेवल कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज। तो जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हमने कल डिस्कस किया था द एडवेंट ऑफ द पुर्तगीज। इसमें मैं आपको काफ़ी सारा जो पार्ट है वो उसका पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से जो वास्को डिगामा था वो कैलिकट आया था 1498 में अपने शिप्स के साथ। और यहाँ पर जो जमूरियन होता है वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। और जब यहाँ से वो अपना सारा ट्रेड वगैरह करके जाता है तो यूरोप में जाके उसको उसका 60 गुना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों की जो एक जील थी, ठीक है, कि इंडिया में जाके ट्रेड करना है, वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके और वो लोग क्या चाहते थे, अपने यूरोपियन पावर्स को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि बीच में यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, ब्लैक सी के आसपास जो टर्क्स थे वो बड़े हुए थे। यहाँ पर जो स्पेन और जो पुर्तगाल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वहाँ जो चर्च में जो पॉप होते हैं, ठीक है, वो भी उनको फुल सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है आप लोग ट्रेड करने के लिए जा सकते हो वहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जाके क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना है। तो ये जो पूरी जो लड़ाई चल रही थी ये दो चीज़ों के लिए चल रही थी कि ट्रेड तो फैलाना ही फैलाना है, साथ में क्रिश्चियनिटी भी फैलानी है। और वो लोग ऐसा क्यों चाहते थे, वो इसलिए ऐसा चाहते थे जिससे कि जो बीच में जो अरब्स हैं, है ना, क्योंकि वो इस्लाम को बढ़ाना चाहते थे, वो फोर्सफुली सबको क्या बोल रहे थे कि आप इस्लाम अडॉप्ट करो। और जो ये थे पुर्तगाल थे, ठीक है ना, ये जो पुर्तगीज थे ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी फैले, मतलब जो यूरोप में पोप थे वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी फैले। तो इसीलिए इनको इसी शर्त पे ट्रेड के लिए बोल दिया गया कि आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और सॉरी वहाँ लोगों से करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए नई नई डिस्कवरीज होती हैं, और जिसमें सबसे पहले अमेरिका को भी डिस्कवर किया जाता है। ये क्रिस्टोफर कोलंबस होते हैं जो जाके अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। ऐसा नहीं था कि इनसे पहले कभी कोई वहाँ पहुँचा नहीं था, इससे पहले जो नॉर्समैन थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे, है ना। और जो वर्क था पुर्तगीज़ का, इसको कौन सबसे ज़्यादा जो होता है ना बढ़ावा देने वाली जो चीज़ होती है, वो पुर्तगीज़ के एक प्रिंस थे, ठीक है, डॉम हेनरिक। वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि हम कोई अलग जो रूट है उसको खोजें और इंडिया तक पहुँचे, जिससे कि जो हमारा ट्रेड है वो ईजी हो जाए, हमें बीच में से मेडिटेरियन सी के थ्रू, मतलब हमें उस पर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे कौन बैठे हुए थे, जो अरब्स थे, टर्क्स थे, वो बैठे हुए थे। इसीलिए जो प्रिंस हेनरी है वो हर साल 2 से 3 शिप भेजते थे, और कहाँ पर, जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर, कि वहाँ से हमें कोई भारत का रास्ता मिल पाए, ठीक है। और एक बार फिर उन्हें धीरे 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 एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि उनको उस चीज़ में जो सक्सेस है वो मिल जाती है, ठीक है। वो जैसे गुजरात वहाँ पर पहुँचते हैं, अफ्रीका के गुड होप पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें गुजराती पायलट मिल जाता है जो उनको कहाँ पर लेके जाता है, भारत तक लेकर जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताई थी कि इन सब में इन्हें जो पोप वगैरह वो सब पूरा सपोर्ट मिलता है इनको। बाद में चल के 1488 में बताया है कि जो बार्थोलोम डियास थे, ये केप ऑफ गुड होप एंड लेड द बेसिस ऑफ ट्रेड लिंक्स बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था, जो बार्थोलोम डियास थे ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे, और यूरोप और इंडिया के बीच में वहाँ से ट्रेड लिंक्स ही बनाते हैं। ओके लेकिन जाना कहाँ था, आगे आगे कहाँ जाना था, भारत जाना था। तो अभी देखिए अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके पास इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं आई हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा नहीं था, ये लोग ऐसे नहीं थे कि सब चीज़ें हमें अपनी ही फॉलो करनी है, बल्कि इन्हें जहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलता था ये उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते थे और फिर उस पर आगे काम भी करते थे। तो ये जहाँ भी जाते थे वहाँ की नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखते थे, जिससे कि इनको आगे मदद मिल सके और आगे बढ़ने के लिए। जब ये यूरोपियन शिप्स वगैरह को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी इनके शिप्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जब इनको चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी को जब ये देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे ये सीखने की कोशिश नहीं करते कि ये तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है तो हम नहीं सीखेंगे, बल्कि उस चीज़ को ये सीखते हैं, है ना, और अपनी जो पावर है उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके और अब ये टाइम ऐसा था, हालांकि मैं ये पूरा जो पार्ट है वो आपको कल के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको बहुत ही अच्छे से डीपली इसको सुनना है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ अब ये 13th सेंचुरी के ऑनवर्ड जो टाइम था ये ऐसा था कि ये सब चीज़ें तो चली रही थी कि अलग से ट्रेड रूट खोजना है हमें, साथ में क्या होता है लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलती है। अभी तक जो चीज़ें जो चर्च में जो पोप वगैरह थे वो जो भी रिलीजन के नाम पे बोल दिया करते थे, लोग अंधविश्वास के साथ उस चीज़ को किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये रेनेसा था ये एक ऐसा जागरूकता लेकर आएगा कि लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप रीज़न बताइए कि आप ऐसा हमसे क्यों करवा रहे हैं।
तो इसीलिए लोगों के बीच में क्या हुई, एक जागरूकता फैली, ठीक है। और यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। उनको हर चीज़ का अब क्या चाहिए था, उनको आंसर चाहिए था कि हम ये सब चीज़ें क्यों करें। नई और टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसमें गन पाउडर, प्रिंटिंग, टेलीस्कोप, ठीक है ना, जो मेटलर्जी डेवलपमेंट होती हैं एक अच्छी क्वालिटी को की गन बनाने के लिए, वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे आई, ठीक है। ये अरब और चाइनीज़ जो इन्वेंशन थे उन पर भी ध्यान दिया गया, और उसको मतलब जो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो चाइना और जो अरब से हैं वही अलग अलग टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे थे, नहीं, वो जो चीज़ें थी वो बाहर और कहीं दूसरी जगह भी फैल रही थी, ठीक है। लोग उनकी इन टेक्नोलॉजी से सीखने की कोशिश कर रहे थे, खासकर जो ये यूरोपियंस थे। अब वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुँच गए, कैलीकट पहुँच गए। किसकी हेल्प से पहुँचे, एक गुजराती पायलट की हेल्प से। जब ये वहाँ पर गए इंडिया में तो इनको जमोरियन ने वेलकम किया, क्योंकि उसको लगा कि भाई बाहर से कोई फॉरनर आया है। और होता क्या था कि जब बाहर से कोई फॉरनर आता था तो अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता था। तो यहाँ पर जो किंग वगैरह थे उनके मन में लालच आ जाता था, खासकर वाइन को लेके, है ना, कि हमारे लिए कुछ लेकर आए होंगे। तो जमोरियन ने ठीक है वेलकम कर दिया। अब यहाँ से जो पुर्तगाल का जो ये वास्को डी गामा थे, यहाँ से अच्छे खासे जो मसाले वगैरह भर के जब ये ले गए, और जब इन्होंने अपना एक्सपेडिशन शुरू किया और जब ये यूरोप में पहुंच गए, तो इनको उन मसालों को बेच के ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से ले गए, इनको पूरा 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब इनके मन में क्या गया कि अब इंडिया और यूरोप के बीच में रास्ता तो खोज ही लिया, अब एक ट्रेड लिंक बनाना है, ठीक है। और ये क्या चाहते थे कि सब चीज़ों पे किसकी मोनोपोली हो जाए, जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली हो जाए, ओके। जो पुर्तगीज़ रूलर थे वो चाहते थे कि जो ईस्टर्न ट्रेड है उन पर उनकी क्या हो जाए, रॉयल मोनोपोली हो जाए। अब यहाँ पर भारत में ट्रेड करने वाले अकेले पुर्तगीज़ तो नहीं थे, नहीं, बहुत सारी और पावर्स भी थी, ठीक है, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, और भी थे। लेकिन पुर्तगीज़ नहीं चाहते थे कि कोई और यहाँ से कुछ खरीदे, मतलब कुछ जो सामान है उस पर क्या हो जाए, पुर्तगालीज़ की क्या हो जाए, मोनोपोली हो जाए, कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ जो पुर्तगीज़ है वही खरीद सकते हैं, ना यूरोपियन खरीदेंगे ना एशियन खरीदेंगे। यहाँ तक कि जो इनके खुद के जो ट्रेडर्स थे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, ठीक है, दो तरह के ट्रेडर्स आ रहे थे पुर्तगाल से। एक तो थे जो गवर्नमेंट, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट का हम कहेंगे कि उनकी परमिशन लेके आ रहे थे। दूसरे थे जो प्राइवेटली, ठीक है ना, अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। तो ये नहीं चाहते थे कि जो पुर्तगीज़ ट्रेडर है, ठीक है ना, जो प्राइवेट पुर्तगीज़ ट्रेडर है वो भी किसी चीज़ को खरीदे और फिर वहाँ जाके बेचे, नहीं, ओके। आप समझ रहे होंगे अब ये क्या करना चाह रहे हैं। Alarmed at the growing power of the Portuguese, the Sultan of Egypt fitted a fleet and sent it towards India. अब यहाँ पर पुर्तगीज़ की इस हरकत को देखकर जो सुल्तान थे इजिप्ट के, जिनका पहले से ही भारत के साथ ट्रेड चल रहा था, उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इनकी तो बहुत ज़्यादा पावर बढ़ रही है, पावर तो बढ़ ही रही है साथ में, बल्कि ये दूसरों को भी रोक रहा है। तो इन्होंने एक फ्लीट कहाँ भेजी, भारत में भेजी, ठीक है। एक जो शिप की जो फ्लीट थी वो भारत में भेजी कि जाओ जरा देख कर आओ वहाँ क्या चल रहा है, ये क्या कैसे अपनी अपनी चला रहे हैं, ठीक है। द फ्लीट वॉज जॉइंड बाय अ कॉन्टिजेंट ऑफ शिप्स बिलोंगिंग टू द रूलर ऑफ गुजरात। वो वहाँ पर पहुँच गई, गुजरात तक पहुँच गई, ठीक है, गुजरात के जो रूलर वगैरह वहाँ तक पहुँच गई। After an initial victory in which the son of Portuguese governor Don Almeida was killed and this combined fleet was routed by the Portuguese in 1509। अब ये चीज़ जैसे ही जो पुर्तगीज़ है उनको पता चली, तो उस समय जो पुर्तगीज़ गवर्नर था अल्मेडा, ठीक है ना, उसके बेटे ने इसको रोकने की कोशिश करी, जो ये इजिप्ट से जो ये फ्लीट आ रही थी इसको रोकने की कोशिश करी, और इसमें जो उसका बेटा था वो मारा गया, ठीक है। अब जैसे ये बात अल्मेडा को पता चली, वो पहुँच गया इन जो ये शिप्स वगैरह इनके पास, और यहाँ पर इनके बीच में जो इजिप्ट के जो ये शिप्स वगैरह आ रहे थे और जो पुर्तगीज़ गवर्नर था, इनके बीच में लड़ाई हो गई 1509 में। और उसमें जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने उनको जो इजिप्ट और को उनकी जो जो होते शिप्स वगैरह, मतलब अच्छी खासी एक बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। दिस मेड द पुर्तगीज नेवी सुप्रीम इन द इंडियन ओशन। अब इस चीज़ से ये तो क्लियर हो गया सभी को कि कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज नेवी है इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा वही सुप्रीम है, ठीक है। एंड पुर्तगीज टू एक्सटेंड देयर ऑपरेशन टूवर्ड द पर्शियन गल्फ एंड द रेड सी, ठीक है। और इससे जो पुर्तगीज़ है उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ना केवल भारत में, इंडियन ओशन में, बल्कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो इंडिया का नीचे जो पेनिनसुला है वो हो गया, ठीक है। इधर से ये पूरा ये क्या जाता है, पर्शियन गल्फ जाता है, और इधर से फिर ये रेड सी, ठीक है, आप जैसे देख रहे हो, तब जाके हम मेडिटेरियन सी से मिलता है। तो यहाँ पर अब जो पुर्तगीज़ है उन्होंने क्या सोचा कि अब हम चलेंगे पर्शियन गल्फ की तरफ, इधर रेड सी की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पावर को इस तरह बढ़ाने की कोशिश करी कि यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहीं चलते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अल्बुकर्क सक्सीड एज अ गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज। अल्मेडा के बाद अगले गवर्नर कौन बनते हैं पुर्तगीज के, तो वो बनते हैं अल्बुकर्क, ठीक है। ही एडवोकेटेड एंड इम्बार्क्ड अपॉन अ पॉलिसी ऑफ डोमिनेटिंग द एंटायर ओरिएंटल कॉमर्स बाय सेटिंग अप फोर्ट्स एट वेरियस स्ट्रेटेजिक प्लेसेस इन एशिया एंड अफ्रीका। इनको ये बात समझ आ गई थी अल्बुकर्क को कि सिर्फ
अगर हम देखें तो सिर्फ ओशन के अंदर हमें अपनी जो नेवी है उसको सुप्रीम करने से कुछ नहीं होगा। इंडियन ओशन पे तो चलो सुप्रीम है, हम मान लिया, लेकिन जब तक जहाँ पर हम रूल करना चाह रहे हैं, अगर उस जगह की जो लैंड है अगर हमारा वहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा तो हम वहाँ पर अच्छे से एक लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये चाहते थे कि जो इनके स्ट्रैटेजिक प्लेसेस है एशिया और अफ्रीका में, जहाँ पर इनका अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, ये वहाँ पर क्या बनाए, ये वहाँ पर फोर्ट्स बनाए। ठीक है, और उस काम को ये शुरू कर देते हैं। डिफेंडिंग हिज फिलोसफी ही रॉट अ डोमिनेंट फाउंडेड ऑन अ नेवी अलॉन कैन नॉट लास्ट एंड लैकिंग फोर्स ही आर्ग्यू नाइदर विल दे ट्रेड और बी ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स विद यू, है ना, कि बस उन्होंने यही कहा कि सिर्फ अपनी जो इंडियन ओशन है सिर्फ वहाँ पर अपनी नेवी को सुप्रीम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उस जगह पर क्या करने पड़ेंगे, हमें उस जगह पर फोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। अल्बुकर्क इनिशिएटेड इज न्यू पॉलिसी बाय कैप्चरिंग गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510। अब 1510 में जो अल्बुकर्क थे उसने अपनी एक नई पॉलिसी को इनिशिएट किया, और उस पॉलिसी को इनिशिएट करते हुए उसने क्या करा, गोवा को कैप्चर कर लिया। और उस समय गोवा का रूलर मतलब गोवा कहाँ पर था, मतलब फ्रॉम बीजापुर इन 1510, ठीक है ना, तो वहाँ से उसने गोवा को कैप्चर कर लिया। द आइलैंड ऑफ गोवा वॉज एन एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर। ठीक है, उस समय गोवा एक एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर था जो बहुत ही अच्छा था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो शिप्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने यहाँ पर अपना जो फोर्ट्स वगैरह है वो बना लिए। It was strategically located from the Portuguese could command the Malabar trade and watch the policies of the ruler। ये जगह जब इन्होंने गोवा को ऑक्यूपाई किया तो ये जगह ऐसी थी कि यहाँ से इन्होंने जो ना केवल जो इनका गोवा से ट्रेड हो रहा था वो तो अच्छे से इनके कंट्रोल में था ही, बल्कि ये मालाबार तक इस के थ्रू ट्रेड कर पा रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे, डेक्कन तक इनका कंट्रोल हो गया था। ठीक है, it was also near enough to Gujarat seaports for the Portuguese to make the presence felt there, and Goa was the suited to be the principal center of the Portuguese। अब जो गोवा था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेंटर बन चुका था पुर्तगीज के लिए, उनकी कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ईस्टर्न साइड पर the Portuguese were able to extend their possession on the main opposite Goa and Blackcoat, Sek, Bijapuri forts and Danda Rajori and the Tabol, thus paralyzing Bijapur sea trade। ठीक है, अब गोवा के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर जो दूसरे फोर्ट्स थे उनको भी क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। फ्रॉम देयर बेस एट गोवा पुर्तगीज फर्दर स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय एस्टैब्लिशिंग फोर्ट एट कोलंबो इन श्रीलंका। अब धीरे धीरे पावर बढ़ रही है, श्रीलंका की तरफ भी बढ़ गए। श्रीलंका में जो कोलंबो है वहाँ पर भी अपना जो फोर्ट इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इधर जो ये इंडिया हो गया, इधर जो पूरा ये जो मलक्का है, ठीक है, ये इंडोनेशिया, जावा, ये सब जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर भी इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। सुमात्रा, मलक्का पोर्ट, यहाँ पर भी अपना जो कंट्रोल है वो बना लिया। ठीक है, मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा। ओके, द पुर्तगीज ऑल्सो स्टैब्लिश स्टेशन एट द आइलैंड ऑफ सुकोट्रा एंड द माउथ ऑफ द रेड सी। और इधर देखें, वेस्टर्न साइड पर देखें, ठीक है, तो जो ये रेड सी है इधर इंडिया हो गया। ठीक है, इधर ये पूरा का आप जानते ही हो, ये पूरा ये आइलैंड्स हो गए, इधर ये रेड सी हो जाता है और इधर ये पर्शियन गल्फ हो जाता है। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये रेड सी की तरफ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एडन और जो रेड सी है इधर वेस्टर्न साइड पे, वहाँ पर इनका जो कंट्रोल है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर टर्क्स बैठे हुए हैं, वो इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, इधर तो कोई है नहीं पावरफुल, इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं। बट दे फोर्स द रूलर ऑफ ऑर्मुज विच कंट्रोल एंट्री इनटू द पर्शियन गल्फ टू परमिट दैम टू स्टैब्लिश अ फोर्ट देयर। अब यहाँ पर रेड सी पे तो ये नहीं जा पाते हैं, लेकिन इधर जो ये पर्शियन गल्फ था, ठीक है, यहाँ पर इनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ पे जो रूलर बैठा हुआ था वो कुछ इनको परमिशन दे देता है, और इसके चलते ये अपना यहाँ फोर्ट्स वगैरह स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, द सक्सेस ऑफ पुर्तगीज वॉज हाउएवर मोर अपेरेंट दैन रियल। फ्रॉम द बिगनिंग दे हैड टू फेस नंबर ऑफ चैलेंजेस। अभी यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि पुर्तगीज हर जगह से जीतते जा रहे हैं, बहुत आसानी से ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो पुर्तगीज थे यहाँ पर वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, जो बाहर से भी हो रहे थे और अंदर से भी हो रहे थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो वो थे कि इधर से जो टर्क्स थे वेस्टर्न साइड से, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ गए थे, वो अरब्स के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, क्यों जुड़ गए थे, जिससे कि वो इनको हरा सके। ना केवल टर्क्स और अरब जुड़ गए थे, बल्कि इंडिया में कुछ ऐसी पावर्स थी जो इन पुर्तगीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उन्होंने भी किसके साथ हाथ मिला लिया, टर्क्स और अरब्स के साथ हाथ मिला लिया। तो तीन पावर एक साथ जुड़ चुकी हैं, किसको हराने के लिए, पुर्तगीज को हराने के लिए। ठीक है, आफ्टर कॉन्क्वायरिंग सीरिया, इजिप्ट, अरेबिया, टर्क्स हैड गॉन अप टू कॉन्क्वायर ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पर बात करते हैं अब जो टर्क्स हैं, उन्होंने सीरिया को जीत लिया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, सीरिया को जीत लिया, इजिप्ट को जीत लिया, अरेबिया को जीत लिया। अब जो ये टर्क्स थे ये चाहते थे कि हम कहाँ पर बढ़े, ईस्टर्न यूरोप की साइड बढ़े। ठीक है, 1529 में इन्होंने क्या करा, जो सेंट्रल यूरोप की जो कैपिटल थी वियना, ठीक है, ये वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, एंड द ग्रोथ ऑफ द टर्किश पावर ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ सीम्स टू presage a conflict between the Turks and the Portuguese for dominating the western part of the Indian Ocean। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये पूरा इधर हमारा पूरा मेडिटेरियन के आसपास वाला पार्ट है, इधर हमारा यूरोप हो गया और ये इंडिया हो गया। यहाँ पर बीच में कौन है, टर्क्स हैं, ठीक है, अरब्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो टर्क्स और अरब है, ये इधर से भी यूरोपियन पावर को,
ठीक है, मात दे रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी, ठीक है, जो पुर्तगीज़ है वो इधर से भी इनको देखना है सब कुछ है, और जो यहाँ पर चल रहा है वो भी देखना है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ होता क्या है, इनके बीच में फिर से वही लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ फिर ये सब क्या चाहते थे कि मतलब इंडियन ओशियन में तो इनका झगड़ा चल ही रहा था, जो टर्क्स थे, अरब्स थे, जो टर्क्स और खासकर जो पुर्तगीज थे, इनका इंडियन ओशियन में झगड़ा चल ही रहा था अपने आप को डोमिनेट करने के लिए। बल्कि जो लैंड था, ठीक है ना, यूरोप में घुस रहे थे उधर से टर्क्स, तो इनका वैसे भी झगड़ा चल रहा था। अब आगे देखते हैं, जो ऑटोमन ग्रैंड वजीर थे, है ना, लुत्फी पाशा, इन्होंने क्या करा, आफ्टर 1541 टोल्ड द तुर्किश सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट। उस समय जो ऑटोमन के जो रूलर थे वो कौन थे, सुलेमान, ठीक है, एक जो टर्किश सुल्तान थे ये सुलेमान, इनके वजीर थे लुत्फी पाशा, ठीक है। अंडर द प्रीवियस सुल्तान देवर मैनी हु रूल्ड द लैंड बट फ्यू हु रूल्ड द सी। तो इन्होंने, इनके वजीर ने इनसे क्या कहा कि पहले बहुत सारे रूलर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने सिर्फ लैंड पर क्या करा है, रूल करा है, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम लैंड के साथ साथ हम सी को भी कंट्रोल करें, हम समुद्र को भी कंट्रोल करें, क्योंकि जो दूसरी बाहर से जो पावर है वो हमसे जो नेवल वॉरफेयर है उसमें काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच थी, आप देख रहे हो, अभी आपने पुर्तगीज़ को देखा कि वो इंडियन ओशन के बिल्कुल बहुत अच्छे वो बन चुके हैं। आप ये मान लीजिए उस समय के सबसे अच्छे जो सुप्रीम नेवी थी वो किसकी थी, पुर्तगीज़ की थी। तो भले ही वो यहाँ पर जो वो लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते थे वो भले ही हार जाते थे, लेकिन अगर बात करें ओशन की तो उसमें पुर्तगीज़ को कोई नहीं हरा सकता था। तो ये बात समझ आ गई थी, जो लुत्फी पाशा थे, ठीक है ना, ऑटोमन ग्रैंड जो वजीर थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी। और वो अपने सुल्तान को यही कहते हैं कि हमें लैंड तो कंट्रोल करनी है, बल्कि हमारे जो नेवल वॉरफेयर है वो भी क्या होनी चाहिए, बाकी लोगों से आगे होनी चाहिए, ठीक है, अगर हमें सब कुछ जीतना है तो। In view of growing Portuguese threat to the Gujarat trade and the coastal area, the Sultan of Gujarat sent an embassy to the Ottoman ruler. अब हुआ क्या, जो पुर्तगीज़ थी उनकी पावर गुजरात में बहुत बढ़ रही थी, गुजरात के ट्रेड में बहुत बढ़ रही थी। ये बात जो गुजरात का सुल्तान था उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसीलिए गुजरात के सुल्तान ने सोचा कि मैं तो इन पुर्तगीज़ को हरा नहीं पाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं किसकी हेल्प मांगता हूँ, जो ऑटोमन रूलर है, ठीक है, मैं उनकी हेल्प मांगता हूँ कि वो अपनी कुछ यहाँ पर सहायता भेजे और मुझे इन जो पुर्तगीज़ है इनसे छुटकारा दिलाएं, क्योंकि ये जो टर्क्स थे और जो पुर्तगीज़ थे इनकी तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जो सुल्तान ऑफ गुजरात थे, है ना, वो ऑटोमन से क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर हमारे लिए मदद भेजिए, ठीक है। इन रिटर्न द ऑटोमन रूलर एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू कॉम्बैट द इनफेल्ट दैट इज द पुर्तगीज हु हैड डिस्टर्ब द शोर ऑफ अरेबिया। अब यहाँ पर जो ये ऑटोमन थे, ठीक है, ऑटोमन जो रूलर्स थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है बिल्कुल मदद करेंगे हम आपकी, क्योंकि पुर्तगीज को तो ये भी पसंद नहीं करते थे, इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा था, जो अरेबिया का जो आसपास का जो कोस्टल एरिया था वहाँ पर बड़ा परेशान कर रखा था पुर्तगीज ने। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, हम ज़रूर सहायता भेजेंगे, ठीक है। From this time onward, there is a continuous exchange of embassies and letter between the two countries. अब यहाँ से दोनों देशों के बीच में जो ऑटोमन थे और जो इधर गुजरात में जो सुल्तान थे, इनके बीच में क्या शुरू हो जाते हैं, जो लेटर्स वगैरह हैं वो लिखने शुरू हो जाते हैं। द टर्क्स आउटस्टेड द पुर्तगीज फ्रॉम द रेड सी। जो टर्क्स थे वो पुर्तगीज को कहाँ से निकाल देते हैं, रेड सी से निकाल देते हैं। एंड 1529 अ स्ट्रॉन्ग फ्लीट अंडर द सुलेमान रईस वर डिस्पैच्ड टू एट बहादुर शाह जफर, ठीक है। और वहाँ से टर्क्स की तरफ से एक सुलेमान करके, ठीक है, एक रूलर आता है जो बहादुर शाह जफर की सेवा में आता है, उसको किससे लड़ने के लिए, पुर्तगीज से लड़ने के लिए, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने मदद मांगी है ना। तो सुलेमान रईस आता है, ठीक है, किसके लिए, रूलर ऑफ गुजरात के लिए, कि हम आपकी मदद करेंगे। बहादुर शाह रिसीव्ड इट वेल एंड टू ऑफ द टर्किश ऑफिशियल्स हु वर गिवन इंडियन नेम्स वर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ सूरत एंड दीव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पर जो दो गवर्नर आते हैं इनको सूरत और जो दीव था, ठीक है, यहाँ का जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। इन दोनों में से जो एक होता है वो होता है रूमी खान, वॉज लेटर टू अर्न अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ एज अ मास्टर गनर। बाद में जो इनमें से ये रूमी खान होता है ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और ये मास्टर गनर के नाम से जाना जाता है। In 1531, after interviewing with local officials, the Portuguese attacked Daman and Diu with the Ottoman commander Rumi Khan repulsed the attack. However, Portuguese built a fort at Chol lower down the coast, ठीक है। अब यहाँ पर 1531 में क्या होता है कि यहाँ पर जो पुर्तगीज़ है वो फिर से अटैक कर देते हैं दमन और दीव पर, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमन कमांडर होता है रूमी खान, वो इस अटैक को इनके को रिपल्स कर देता है, मतलब जैसा ये पुर्तगीज़ चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाता है। वो फिर भी जो पुर्तगीज़ होते हैं ये एक अपना कोस्टल एरिया पे अपना क्या बना लेते हैं, एक फोर्ट बना लेते हैं। देखिए पहले कोई लड़ाई ऐसी नहीं थी कि एकदम से कुछ झगड़ा हुआ और तुरंत वॉर शुरू हो गई, क्योंकि पहले अगर इनको मदद भी चाहिए होती थी तो कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई प्लेन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी आर्मी आ जाएगी। लोग काफ़ी एक लंबा रास्ता तय करके आते थे और उसे आने में, उस मदद को आने में 2 से 3 महीने लग जाते थे। तो वॉर ऐसे नहीं चलती थी, एक लंबी वॉर चलती थी और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होती थी कि एकदम से ही मारकाट हो जाए, नहीं, सबको पता था कि अगर भाई कहीं से हेल्प नहीं आएगी तो कैसे लड़ेंगे।
ठीक है। तो इसलिए ये वॉर ऐसे नहीं चलती थी, ये चलती थी अभी थोड़ी सी चली, फिर बीच में बंद पड़ गई, फिर थोड़ी चली, फिर बीच में बंद पड़ गई, तो इस तरह से वॉर होती थी। बिफोर द गुजरात Turkish alliance could be consolidated, bigger threat to the Gujarat appeared from the sides of Mughal. अब गुजरात जो ये गुजरात का जो रूलर था, ठीक है, ये पुर्तगीज से तो परेशान था ही था, ठीक है, मान रहे हैं इसको जो तुर्किश अलायंस है वहाँ से इसको मदद मिल गई है पुर्तगीज को हटाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक वॉर में नहीं था, बल्कि इसको अपनी पावर को किससे बचाना था, मुगलों से भी बचाना था, क्योंकि अब मुगल्स भी आ चुके थे, ठीक है। जो हुमायूं था वो गुजरात पर अटैक करने के लिए आ चुका था। इन ऑर्डर टू मीट दिस थ्रेट बहादुर शाह ग्रांटेड द आइलैंड ऑफ बसीन टू द पुर्तगीज। अब यहाँ पर बहादुर शाह ने क्या सोचा कि अगर इनके पुर्तगी से, अब यहाँ पर अगर मुझे मुगलों को भी देखना है, ठीक है, अगर मुगलों ने गुजरात जीत लिया फिर तो सब कुछ ही हाथ से गया। तो यहाँ पर अब ये जो बहादुर शाह है ये क्या करता है, ये अब मदद के लिए किससे बोलता है, पुर्तगीज से बोलता है। मतलब अभी तक वो उसके दुश्मन थे, लेकिन अब ये क्या बोलेगा, ये पुर्तगीज से बोलेगा कि अगर तुम मेरी मदद करते हो, अगर तुम मुगलों को यहाँ से हर आगे भगा देते हो मेरे साथ मिलके, तो मैं तुम्हें आइलैंड ऑफ बसीन दूंगा, ठीक है। A defensive offensive alliance against the Mughal was also concluded, and the Portuguese were allowed to build a fort at Diu, and there were Portuguese able to establish their foothold in Gujarat, ठीक है। और जो ये पुर्तगीज थे ये थोड़े धोखेबाज किस्म के इंसान थे, इन्होंने कहते हैं ठीक है हाँ हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन बाद में अपनी बात से फिर जाते थे, ठीक है। बहादुर शाह soon repented his concession to the Portuguese and following the expulsion of the Mughal from the Gujarat। और यहाँ पर ऐसी होता है, ठीक है, ये मुगलों को मिलकर वहाँ से भगा देते हैं। He once again appealed to Ottoman Sultan for help and tried to limit the Portuguese encroachment in Diu। अब जैसा ये गुजरात वाला जो ये गवर्नर है, सॉरी रूलर है, बहादुर शाह बोलता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारी पुर्तगीज से कि मैं तुम्हें आइलैंड ऑफ बसीन वगैरह दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती भी हैं, लेकिन उसके बाद में जो पुर्तगीज होते हैं वो बहुत अपनी अपनी चलाते हैं। अब ये बहादुर शाह फिर परेशान कि भाई इधर से मुगलों को भगा रहा हूँ तो ये इधर से आ रहे हैं, इधर इनको भगा रहा हूँ तो वो उधर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो बहादुर शाह होता है ये फिर से किसको बोलता है, ऑटोमन जो सुल्तान होता है उसको बोलता है कि अब आप आ जाओ, अब इन पुर्तगीज से मुझे यहाँ से राहत दिलाओ। तो आप समझ रहे हो, ये बहादुर शाह बीच में है, इधर से अटैक हो रहा है मुगलों का, इधर से हो रहा है पुर्तगीज का, ठीक है। और ये यहाँ से इसके दोस्त है, ये दोस्ती मानो, ठीक है, जो मदद कर रहे हैं इसकी ऑटोमन, ठीक है। जब इसको इधर से अटैक होता है तो ये इनके साथ बना लेता है, और जब इसका इधर से अटैक होता है तो ये ऑटोमन टर्क्स के साथ, ठीक है। तो ये ऐसे बेचारा बीच में ये घिरा पड़ा हुआ है, आपकी मान लो बस, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बहादुर शाह वॉज अब्रॉड, वन ऑफ द शिप ऑफ द गवर्नर ऑफ द फोर्ट सस्पेक्टेड ट्रेजरी इन द स्कफल विच इन शॉर्ट पुर्तगीज गवर्नर वॉर किल्ड एंड बहादुर शाह ड्रॉन बाय स्विमिंग एश्योर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई, पुर्तगीज गवर्नर के बीच में और बहादुर शाह के बीच में है। और ऐसा बोलते हैं कि बहादुर शाह को यहाँ पर वो स्विमिंग, मतलब वो जब वहाँ से वो पुर्तगीज़ को मार के, जब वो जो पुर्तगीज़ का जो गवर्नर था बहादुर शाह ने उसको मार दिया था, और फिर वो शिप से कूदता है, ठीक है। और जैसे शिप से कूदता है वो तैरता हुआ जब आता है तो बीच में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है, ठीक है। और ये सब कब होता है, 1536 में, ठीक है। ऑल्दो द ऑटोमन सुल्तान क्लेम टू बी द चैम्पियन ऑफ इस्लाम एंड एज ओपोनेंट ऑफ द पुर्तगीज, जो ऑटोमन सुल्तान थे वो अपने आप को क्या बोलते थे कि वो क्या है, चैम्पियन ऑफ इस्लाम है, ठीक है। और उनके दुश्मन कौन है, पुर्तगीज उनके दुश्मन है, ठीक है। यहाँ पर जो ये थे ऑटोमन सुल्तान, ये कभी नहीं चाहते थे कि जो पुर्तगीज़ है उनकी पावर पर्शियन गल्फ या फिर उससे आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि उससे आगे फिर क्या शुरू हो जाता है, वो पूरा का पूरा उनका एरिया शुरू हो जाता है, जो लेवेंट पार्ट है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी जो इस्लामिक कंट्री है वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर घुसने की कोशिश करें या वहाँ पर अपना कंट्रोल करें। दिस डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट टर्क्स वर ब्रॉडली कैप पेस विद द ग्रोथ ऑफ आर्टिलरी, ठीक है। जो टर्क्स थे इनकी जो आर्टिलरी थी वो बहुत अच्छी थी, जैसे जो नेवल पावर थी वो बहुत अच्छी थी ना किसकी, पुर्तगीज़ की, तो वैसे ही जो आर्टिलरी थी वो किसकी अच्छी थी, वो जो तुर्किश रूलर थे इनकी अच्छी थी, ठीक है। साइंस सिर्फ ऐसा नहीं था कि साइंस का जो यूज़ है या फिर जो नई नई इन्वेंशन है वो पुर्तगीज़ ही कर रहे हैं, बल्कि यहाँ अरब में जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पर भी हो रही है। द तुर्किश नेवी डोमिनेटेड द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड इवन मेड रेड्स बियॉन्ड जिब्राल्टर, ठीक है। जो तुर्किश थे उनकी जो नेवी थी वो डोमिनेट कर रही थी ईस्टर्न मेडिटेरियन साइड पर भी, और साथ में जो जिब्राल्टर है, ठीक है, वो वहाँ पर भी कर रही थी, लेकिन उससे आगे उन्होंने ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करी। ये देख रहे हैं, ये जो जिब्राल्टर से अगर आप इधर जाओगे तो अटलांटिक ओशन आ जाएगी, ठीक है, और जिब्राल्टर से इधर इधर ये पूरी मेडिटेरियन ओशियन, ठीक है, और इधर ये पर्शियन और ये रेड सी, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो तुर्किश रूलर थे इन्होंने इतना बढ़ने की तो कोशिश करी, लेकिन इससे ज़्यादा इधर जाने की कोशिश नहीं करी, ना इधर इधर जाने की कोशिश करी, क्योंकि ये एरिया ही अपने आप में बहुत बड़ा था और इनको पता था कि अगर ये ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर वो इस्लामिक जो ये कंट्री बनाना चाहते थे, जो इस्लामिक वर्ल्ड यहाँ पर ये अपना इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान फिर इनका इधर और इधर जाएगा, और ये जगह अपने आप में बहुत बड़ी थी, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को यहीं तक ही सीमित रखा।
ठीक है। द टर्क्स मेड द बिगेस्ट नेवल डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पुर्तगीज इन इंडियन वाटर्स एंड इन 1536 एंड देयर फ्लीट कंसिस्टेड 45 गैलन कैरिंग 20,000 मैन। तो यहाँ पर ये जो टर्क्स और जो पुर्तगीज के बीच में लड़ाई होती है इंडियन वाटर्स में, तो यहाँ पर ये बहुत सारे जो फ्लीट्स है वो चलती हैं, जिसमें 20,000 जो लोग थे, साथ में 7,000 जो लैंड सोल्जर थे वो निकलते हैं और इनके बीच में अब होगी लड़ाई। ठीक है। मैनी ऑफ द सेलर हैज़ बिन प्रेस्ड इनटू द सर्विस फ्रॉम द वेनेशियन गैली एट अलेक्जेंड्रिया एंड द फ्लीट कमांडेड बाय द सुल्तान पाशा। ठीक है। और इनकी आर्मी को, इनकी जो फ्लीट है उसको कमांड कौन कर रहा था? सुलेमान पाशा, जो एक अपने आप में बड़ा बुजुर्ग आदमी था, जिनकी जो एज थी वो 82 ईयर्स की थी। ठीक है। साथ में अब यहाँ पर बताया है हु वॉज मोस्ट ट्रस्टेड मैन ऑफ द सुल्तान। बहुत ही इनको जो सुल्तान थे उनको बड़ा ट्रस्ट था सुलेमान पाशा पे। ठीक है। और इन्होंने इन्हें कायरो का क्या कर दिया था? गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द तुर्किश एडमिरल बिहेव्ड इन एन एरोगेंट मैनर एंड द सुल्तान ऑफ गुजरात विथड्रू हिज सपोर्ट आफ्टर अ सीज ऑफ 2 months। तुर्किश फ्लीट रिटायर्ड एंड फॉलोइंग न्यू ऑफ द अराइवल फॉर्मिडल पुर्तगीज आर्मेडा टू रिलीव ड्यू। ओके। तो यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं, इन्हें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लग जाता है और फिर वहीं आके इन सब में वही कि सब एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इनमें दुश्मनी बन जाती है। The Turkish threat to the Portuguese persisted for another 2 decades, and in 1551, Peri Reis, who was assisted by the Zamorin of the Calicut, attacked the Portuguese fort at Mascate and the Ormuz। ठीक है। तो जो तुर्किश को डर था किस, मतलब कि देखो डर तो दोनों को ही था, कुछ नहीं पता था कौन किस पे अटैक कर दे। ठीक है। यहाँ पर बताया 1551 में जो पेरिस रईस था, ठीक है, जो किसको असिस्ट कर रहा था? जमोरियन को। ठीक है। ठीक है। कैलिकट में उसने क्या करा? अटैक द पुर्तगीज फोर्ट। उसने जो पुर्तगीज के फोर्ट थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुर्तगीज वहाँ भी बहुत अपनी अपनी चला रहे थे जहाँ पर जमोरियन रूल कर रहा था। वो उससे क्या बोलते थे कि आप यहाँ पे जो ये वो हैं ट्रेड वाली जो चीज़ें हैं आप इन पे क्या कर दो? इन पर मोनोपोली कर दो। पुर्तगीज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय सिक्योरिंग दमन फ्रॉम इट्स रूलर। जो पुर्तगीज है वो अपनी पोजीशन को पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। क्या सिक्योर करके? दमन को वो करके। ठीक है। सिक्योर करके। अ फाइनल ऑटोमन एक्सपेडिशन वाज सेंट अंडर अली रियाज इन 1554। ठीक है। एंड द फेलियर ऑफ दिस एक्सपेडिशन रिजल्टेड इन अ फाइनल चेंज इन द तुर्किश एटीट्यूड। अभी तक जो तुर्किश का जो एटीट्यूड था, जो बहुत एकदम वो था कि भाई हम ही हम हैं, तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेडिशन को हारने के बाद, जिसे हम इनका फाइनल वो बोल रहे हैं, फाइनल एक्सपेडिशन बोल रहे हैं या लास्ट एक्सपेडिशन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पता चल गया था कि पुर्तगीज को जितना ही कमज़ोर समझ रहे थे उतने वो है नहीं। इन 1566 पुर्तगीज एंड द ऑटोमन केम टू एन एग्रीमेंट। और होगा दोनों के बीच में एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों को ही समझ आ गया था कि अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो दोनों आपस में दूसरे को वीक करेंगे, है ना, और होना कुछ है नहीं। तो एग्रीमेंट पे आ जाते हैं टू शेयर द स्पाइस एंड द इंडियन ट्रेड डू नॉट टू क्लैश इन द अरब सीज। ठीक है ना, कि अरब सी में हम आपस में एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे जिसका बिजनेस चल रहा है जाने देंगे, बीच में कोई एक दूसरे की जो शिप वगैरह है उनके साथ लूटपाट नहीं करेगा, कोई किसी के सामान को नहीं छेड़ेगा। द ऑटोमन शिफ्टेड देयर इंटरेस्ट वंस अगेन टू यूरोप। अभी तक जो ऑटोमन्स जो रूलर थे, जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ चुका था भारत की तरफ, ठीक है, इंडियन ओशियन में, वापस से वो अपना ध्यान किधर लगाते हैं? यूरोप में लगाते हैं। एंड केम टू एन एग्रीमेंट विद द पुर्तगीज फॉर डिवाइडिंग द ओरिएंटल ट्रेड बिटवीन दैम। और वो एक मैंने आपको कहा कि एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके चलते वो एरियाज बांट लेते हैं कि ठीक है इतने में आप ट्रेड करो, इतने में हम करो, और दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। दिस प्रिक्लूडेड देयर अलायंस विद द राइजिंग मुगल पावर अगेंस्ट द पुर्तगीज। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज थे, अब उनको भारत में एक और खतरा था, वो था मुगल पावर का। क्योंकि जो मुगल की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अभी तक इतना कोई ऐसा रूलर नहीं आया था जो पुर्तगीज के ट्रेड में इंटरफेयर करा था, लेकिन अब जो मुगल पावर है वो बढ़ती जा रही थी, और कहीं ना कहीं जो मुगल्स थे उनको पुर्तगीज उतने पसंद नहीं थे। ठीक है। बट इट ऑल्सो हैड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज वी शैल सी। ठीक है। और भी दूसरे कॉन्सिक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इनके ट्रेड के बीच में आ रहे थे, और वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पुर्तगीज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ट्रेड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कि पुर्तगीज का क्या इंपैक्ट रहता है इंडियन ट्रेड के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। और ये हमारा जो आने वाला पार्ट है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नॉर्दर्न इंडिया को स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, जिससे कि आप और सारी वीडियोस देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।